हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। तो डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस, डेल्टा ई को हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा ई हमारी क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस करा आइसोथर्मल है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा टी इक्वल टू कैसा हो गया? जीरो हो गया। और हम जानते हैं डेल्टा यू या डेल्टा ई किसके बराबर होता है? एनसीवी डेल्टा टी के बराबर। तो क्योंकि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा ई भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सवाल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm against a constant external pressure of 2 atm, increasing its volume by 3.4 liters. Simultaneously, the system absorbs 400 joules of heat from its surrounding. The delta E value या delta U की हमें वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा क्यू हमें दे रखा है कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो यानी कि प्लस 400 जूल्स दे रखी है। ठीक। और हमसे कह रहा है वर्क डन क्या है? हमें एक एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो माइनस टू इंटू डेल्टा वी वैल्यू दी 3.4। ये होएगा किस में आएगा? ये आएगा जूल, ये आएगा एटीएम लीटर में। एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो? ये आ जाएगा 6.8 लिख देते हैं सर। इसे 101.32 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा। तो ये आ गया कितना? 688.97 जूल्स आ गया। ठीक है, तो इसे लिख लिया अप्रोक्सीमेटली 689 लिख देते हैं जूल्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक। तो ये हो गया कितना? प्लस 400 माइनस का 689, तो ये माइनस का 289 आंसर आ गया। आसानी से आ पाया। तो मैं ये कन्वर्जन ध्यान रखने की जरूरत है क्या कि 1 atm लीटर इज इक्वल टू 101.32 जूल्स। ये कन्वर्जन याद रखने की जरूरत है, इसके बिना ये सवाल नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था वर्क डन इन अर्क्स फॉर द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अर्क्स में कह रहा है तो जो यूनिट्स को ध्यान में रखना। तो क्या करना है? डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस 2.303। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मोल है। आर की वैल्यू हो गई 8.13 इंटू 10⁻⁷ और टी कितना हो गया? 298। ठीक, और लॉग ऑफ 2 हो गया, 20/10 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा आ गया बी पार्ट। ठीक है, सीधे सीधे वो सही रखना था और तो कुछ करना नहीं था। वैल्यू सही सही पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या रहा है? अगला कह रहा है कि गिवन दैट O से O नेगेटिव बनाया और O नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन देके O2 नेगेटिव बनाया था। एंथैल्पी चेंज फॉर O नेगेटिव टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू फॉर्म O2 माइनस। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए? O2 राइट में चाहिए, तो 2 - 1 कर दो। अगर 2 - 1 कर दें हम लोग तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? 168 माइनस 334 यानी कि 134 जूल्स। किलो कैलोरीज आ जाएगा, सॉरी कैलोरीज में दे रखा सीधे सीधे। तो आंसर आ गया क्या? प्लस का 134 किलो कैलोरीज प्लस का आएगा, है ना? ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो पा रहा है। 2 - 1 करोगे, रिएक्शन लिख के देख लो। अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत आ रही तो जैसे सेकंड इक्वेशन लिखी। अब सेकंड इक्वेशन लिखी तो क्या बन गया? ये 2 माइनस गैस बना। फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा करके लिखना है तो उल्टा करके लिखना है, तो O माइनस इधर आ गया। गैस गिव्स O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से माइनस कर दो तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है ना? फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ U3O8 इज दिस एंड द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ UO2 हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, रिएक्शन लिखो पहले। कैसी हमें रिएक्शन दे रखी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ U3O2 दे रखा है, तो हम क्या लिखे 3U + 4O2 यस U3O2, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -853.5। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन अगर आ रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो तुम्हें लिख के करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगली रिएक्शन हमसे जो दे रखी है नंबर 2 दे रखी है 3UO2 + O2 गिव्स U3O8, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -76.01 किलो कैलोरीज। ठीक, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ UO2 पूछ रहा है, तो हमसे पूछ के आ रहा है थर्ड इक्वेशन U + O2 गिव्स UO2 बनाना है, तो हमें ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखना कि हम क्या करें, U + O2 लाने के लिए क्या करें कि हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, बोलो। तो 3 = हो जाएगा 1 - 2 / 3। ठीक, तो 1 - 2 कितना हो गया, 1 - 2 हो गया -853.5, माइनस माइनस प्लस हो गया 76.01 / 3। तो इसे आ गया -777.49 / 3, यानी कि 259.16 किलो कैलोरीज। और हमें आंसर जो गिवन है वो जूल में गिवन है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम -259.16 इंटू 4.2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल्स किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1083.3 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन में बनाई कैसे। ठीक है, मेन दिक्कत है ये बनाने में, इसी में परेशानी होती है लोगों को, और इसी में फंस के लोग उलझ के रह जाते हैं। और ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्रैश कोर्स में करने ही वाले हैं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी तुम्हें इसे देखना चाहिए। देखो फिर से वैसे ही एक सवाल आ गया। अब क्या कह रहा है कि हमें सल्फर से रिएक्शन दे रखी है, SO2 से दे रखी है, SO3 से दे रखी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कह रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 क्या होगी, सल्फर H2SO4 बनाना है तो हमें एक सल्फर चाहिए, H2 चाहिए, और 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे H2SO4 बनेगा। अब डेल्टा एस देखो कैसे निकालेंगे इसकी, हमें SO सल्फर एक इधर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए 2, तो एक यहाँ से आ गई, 2 2 इधर से आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है। SO2 से SO2 कैंसिल हो जाएगा, इसे ऐड करो तो SO3 से SO3 कैंसिल हो जाएगा, और H2 इधर आ जाएगा। तो इसे हम क्या करें, 1 2 3 4 करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 करना, सबको ही ऐड कर देता है। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -298.2 प्लस -98 प्लस ब्रैकेट लगा के लिख दें -98.7 प्लस -130.2 प्लस -287.3, सबको ऐड कर देना है बस, और आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 814.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बस रिएक्शन को ऐड करना, ज़्यादा कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर आ पाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, और लमसम लमसम देखोगे तो 300 ये है, 300 ये, 600 और ये 200 मिला के 800 तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है 2.1 ग्राम्स ऑफ आयरन कंबाइंस विद सल्फर इवॉल्विंग 3.77 किलो जूल हीट, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FeS इज। तो हमने क्या लिखा, Fe + S से मिल गया FeS बन गया, तो इसका 2.1 ग्राम से अपॉन 56 हो गया, तो इसके भी कितने बनेंगे, 2.1 अपॉन 56 मोल्स बनेंगे, बोलो बनेंगे। तो फॉर 2.1 अपॉन 56 मोल्स हीट कितनी इवॉल्व हुई, भाई जितनी गिवन है उससे हीट इवॉल्व हमें पता है 3.77 किलो जूल हो रही है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी है तो हमें क्या निकालनी, किलो जूल पर मोल में निकालनी। तो फॉर 1 मोल कितनी हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी 3.77 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 56 56 अपॉन 22.1, तो ये आ जाएगी कितनी 100.5 आ जाएगी। माइनस किया ही क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। ठीक है,
आराम से आंसर आ पा रहा, किलो जूल्स में यही है ऑब्वियसली। ठीक है, आराम से आ पा रहा, कोई भड़बड़ी कोई जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइन वाज कंबस्टेड 6 kilojoules of heat evolved. If the heat of combustion of 1 mole of ethylene is 1411 kilojoule, the volume of O2 that entered into the reaction is। ठीक है, तो अगर हम इथाइलिन को, यानी इथाइलिन का मतलब इथीन को हम लोग क्या करें, ऑक्सीडाइज करा दें, कम्बस्ट करा दें, तो इससे क्या बनेगा, ट्वाइस CO2 बनेगा और ट्वाइस H2O बन जाएगा। तो इसके 1 मोल से कितनी लगनी चाहिए, 3 मोल लगनी चाहिए। ठीक, अब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कंबस्टेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतनी हीट रिलीज हुई पर मोल इतनी रिलीज हो रही, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 कंबस्टेड कितनी आ गई, 6226 डिवाइडेड बाई 1411, यानी कि इससे निकाल लिए तो ये 4.412 मोल्स आ गए। अब एक मोल के लिए कितनी चाहिए, 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए कितने, 4.412 इंटू 3, ये मोल्स आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आ गया वो 4.412 इंटू 3 इंटू 22.4 लीटर्स आ गया। तो इससे आ जाएगा 296। कैलकुलेशन यार मेरे पास थोड़ी सी करी हुई होती पहले से, ठीक है, तो ये लीटर्स में आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो करने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी सवाल लगाना समझना चाहिए कि हमें गिवन हीट थी, उसे हमें पर मोल के लिए गिवन थी, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो एक मोल के लिए 3 मोल O2 चाहिए थी, तो गिवन मोल्स के लिए कितनी O2 चाहिए होगी ये निकल आई, और फिर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इन लीटर्स निकल आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, डेल्टा एच गिवन है, और हमें ये कंबशन रिएक्शन का भी डेल्टा एच गिवन है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड H2 आर कंबस्टेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, रेशियो ऑफ द हीट इवॉल्व इन द टू केसेस। अगर हमने इक्वल वॉल्यूम लिया तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होंगे। बोलो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो रेशियो ऑफ हीट इवॉल्व कितना आ जाएगा, रेशियो ऑफ हीट इवॉल्व कितना आ जाएगा, 1300 डिवाइडेड बाय माइनस का 2241.8, तो इससे आ जाएगा 5.37 के लगभग आ जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम सेम है। हम लोग कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं जरा कमेंट करके बताना ये कौन सा लॉ है ना। अगला देखो, अगला कह रहा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट डाइबेसिक एसिड विद इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज। तो ये फिक्स नंबर होता है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है, पर मोल नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना पर इक्विवेलेंट है। अगर पर मोल लिखा होता तो इसका डबल हो जाती है ना, पर इक्विवेलेंट है। अगला रिएक्शन क्या कर रहा है, अगला रिएक्शन कर रहा है फॉर दिस रिएक्शन कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा ई हमें गिवन है, डेल्टा एच हमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेल्टा एन जी की जरूरत होगी। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 नहीं, -4 आ गई, सॉरी, ये भी गैस और ये भी गैस है, तो 0 -4 करेंगे तो -4 आ गई। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, फॉर्मूला तो पता ही है हमें, तो डेल्टा एच निकालना, डेल्टा यू वैल्यू -2143.2 किलो जूल्स, माइनस का 4 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू 298। तो ये थोड़ा ही सा बढ़ पाएगा, इससे थोड़ा सा बढ़ पाएगा, तो आंसर ए लगा देते, थोड़ा सा ही बढ़ा दिया हमने, देखो है ना, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ज़्यादा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, मैं फिर भी लिख देता हूँ, माइनस का 2143.2 माइनस 9.91, तो ये आ जाएगा माइनस का 2153.1। वैसे तो मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आंसर निकाला जा सकता था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी
सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बात समझ में आती जा रही है। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, देखो जरा यार। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट में क्या जाएंगे, 4 तो हमारे पास आ गए सी एच बॉन्ड, एक आ गया सी डबल बॉन्ड सी, प्लस एक आ गया एच एच बॉन्ड, माइनस इसमें आ गया हमारे पास 6 सी एच बॉन्ड, एक आ गया सिंगल बॉन्ड सी सी। ठीक, तो इसे जरा लिख दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी प्लस ई एच माइनस 2 ई सी एच माइनस ई सी सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल से, आसानी से कर पा रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लिखने भर की दिक्कत है कि अगर हिम्मत करके लिख दोगे सवाल तो आसानी से बन ही जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। और यार एक बारी कमेंट करके ये जरूर बताना क्या कि जो 12th वाले हैं उन्हें 20 तारीख के बाद अगर हम फिजिकल पूरी करवा दें तो वन शॉट में तो अच्छा लगेगा क्या, एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला क्या करा था, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन इज -2220.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज दिस, द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज। अब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या करा हमें, लिक्विड वाटर का दे रखा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, और इसके लिए डेल्टा एच कैसा है 44.0 किलो जूल पर मोल है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, 4। तो हीट इवॉल्व कितनी हो गई, हीट इवॉल्व कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो गई, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो गई 44 इंटू 4 यानी कि 176। ठीक, ठीक है, तो जब जो इक्वेशन कंबशन की बनती है तो उसमें क्या होगा, C3H8 की रिएक्शन 5O2 से कराई जाएगी और इससे 3CO2 गैस बनेगी, यहाँ तो गैस और गैस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 वाटर लिक्विड बनेंगे। अब लिक्विड से गैस ले जाएंगे तो हीट ज़्यादा खर्च होगी, तो ये आंसर जो आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं अब। ठीक है, जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, -222 प्लस 176, क्योंकि हमने हीट करके उसे हटाया होगा, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 2044.1, ये 0.1 दिया था किलो जूल। ठीक है, एक एक स्टेप लिखते चलो, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल इजी है, उतना मुश्किल है नहीं जितना तुम्हें देखने से डर लग रहा है। ठीक, अगला कह रहा था हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बोरॉन इज इक्वल्स टू, हीट ऑफ कंबशन क्या होगी बोरॉन की, अगर हम लिखेंगे तो 4 बोरॉन प्लस 3O2 गिव्स ट्वाइस B2O3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 के बराबर हो जाएगा, बोलो, हाफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द एंथैल्पी चेंज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ। तो सारी स्टैंडर्ड स्टेट में कौन सी इक्वेशन दे रखी हैं, हमें डी इक्वेशन दे रखी है, जो सारी स्टैंडर्ड स्टेट में दे रखी है उन्हीं के लिए ये बात सही होती है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम आ जाती है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 500 ml ऑफ 0.2 मोलर के सोल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl solution are mixed and stirred। ठीक है, the rise in temperature is T1, the experiment is repeated with 250 ml। अब अगर पर इक्विवेलेंट सेम आएगा तो T1 में से किसके बराबर होना चाहिए, T1 और T2 को बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए क्या होगा, हीट सेम ही निकलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट सेम ही आ रहा है, पहले में आ रहे हैं कितने 100 और दूसरे में आ रहे हैं कितने, अगर हम दोनों का ले लें तो 50 आ जाएंगे, तो टेम्परेचर तो सेम ही मेंटेन रहेगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसे सॉल्व करके दिखाना चाहे सॉल्व कर देते, चलो ऐसे लिख देते हैं, तो मतलब अगर मैथमेटिकली करना चाहते हो तो उसे भी कर देते हैं। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हम EQ लिख देते हैं,
न्यूट्रलाइज्ड कितने हो गए पहले 100 मिली इक्विवेलेंट्स हुए। तो Q1 की वैल्यू अगर हम लिख लें तो क्या लिखेंगे NCV डेल्टा टी। तो N हो गया 100 इंटू कॉन्स्टेंट CV तो कॉन्स्टेंट हो गया, डेल्टा टी को T1 लिख देते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोबारा में सेकंड केस में कितने हुए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज्ड कितने हो गए 250 इंटू 0.2 यानी कि 50 हो गए। तो Q2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 50 इंटू CV इंटू T2। अब क्या कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है इसलिए क्या होगा हीट भी ज्यादा रिलीज होगी, तो Q1 विल बी इक्वल टू 2Q2 होगा, डबल होगा। तो ये आ जाएगा 100 इंटू CV इंटू T1 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इंटू CV इंटू T2। तो ये सब कैंसिल हो गए, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया T2 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है आसानी से। ये Q1 इज इक्वल टू Q2 इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जब ज़्यादा होंगे तो हीट भी ज़्यादा रिलीज होगी। और वैसे अगर तुम सोचो तो सेम होगी, तो सेम टेम्परेचर सेम ही बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट सेम ही न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है क्या कि हमें 3 इक्वेशन दी है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH कह रहा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH कैसे लिखेंगे, K प्लस हाफ O2 प्लस हाफ H2 गिव्स KOH। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे कि हमें, हाँ ये KOH सॉलिड बनेगा और KOH सॉलिड से हम क्या बनाएंगे KOH एक्वस बनाना चाहते हैं। ठीक, अब जरा देखना कि हमें KOH सॉलिड बनाना है तो हमें इधर इस रिएक्शन को तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अगर लिखें तो इसे -3 लिख दें, प्लस हमें हाफ H2 को KOH को इधर लाना है तो ये प्लस में हो जाएगा, +2 हो जाए, K प्लस वाटर हो जाए, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा और +1 हो जाए। ठीक, सही है। ठीक, हाफ H2 से हाफ H2 इधर माइनस हो जाएगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितना माइनस माइनस प्लस 14 हो गया, -48 हो गया, -68.39 हो गया। तो ये बचा कितना है 34 -68.39। तो ये हो गया कितना, अच्छा ऐसे ही लिखना है, इसमें तो और बुद्धि कम लगानी है। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर भी आ गया, इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना हमें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विल बी। तो एंट्रोपी किसके बराबर होती है, डेल्टा H इज इक्वल एस इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा H V अपॉन T। तो ये 189.5 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा किलो जूल में ही निकालना आंसर, किलो जूल में ही निकालना तो भी कोई झंझट ही नहीं है। डिवाइडेड बाई वेपराइजेशन के लिए वाटर के लिए क्या लिखते हैं 373, तो ये हो जाएगा 0.5 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 57 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज्ड व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ HNO3 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल्स ऑफ KOH। अब कितना न्यूट्रलाइज हुआ, अगर ऐसे देखो तो वैसे वर्बली सवाल करा सकता है लेकिन तुम लिख के कर लो क्योंकि तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है। तो ये कितना था, ये 0.5 था, ये 0.2 था। ठीक, तो ये 0.3 बचा, ये खत्म हो गया, ये 0.3 बन गया। तो हीट इवॉल्व कितनी होगी, हीट इवॉल्व्ड कितनी होगी, हीट इवॉल्व जो होगी वो कितनी होगी 0.2 इंटू 57 यानी कि 11.4 किलो जूल। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ x इज, अब x से है तो हमें ये फाइनल इक्वेशन बनानी मान लो। तो डेल्टा H इसके लिए फाइनल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर CO2 को हमें राइट में रखना है तो इसे 2 को तो ऐड करना पड़ेगा, तो 2 तो राइट में आ गया। ठीक, हमें CO2 को राइट में रखना है, बाकी हमें किसी को राइट में नहीं रखना। कार्बन को हमें राइट में रखना है तो 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को हमें राइट में रखना है तो 3 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 को ऐड कर दो, 1 2 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो इससे ऐड करते हैं, दिखा के देते हैं तुम्हें। इस CO से ये C हो गई, ठीक, इस H2O से ये H2 हो गया, इस O2 से O2 से O2 तो O2 ऐड ही होनी चाहिए है ना, ये तो अच्छा ये दोनों ऐड ही होंगे। और कुछ करा, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन चला गया। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया -242 -282 +1131।
तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डन है, आसानी से हो पा रहा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ यूनिवेलेंट AbN इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एट 300 केल्विन 3.7 किलो जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बट डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस इज -8.3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो टी की वैल्यू हमें दे रखी है 300 केल्विन, ठीक। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 3.7 किलो जूल, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है -8.3 किलो जूल। तो डेल्टा एच जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो -8.3 इज इक्वल टू 3.7 माइनस 300 इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की वैल्यू ये आ गई, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 12 -12 इंटू 10⁻³ कर दे डिवाइडेड बाई 300 हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा एस, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 4 और ऊपर बचेगा 2 जीरो, 1 जीरो, तो बचेगा डेल्टा एस की वैल्यू आ गई कितनी 40। ठीक, आसान सवाल, आसानी से लग गया, कोई टेंशन की बात नहीं, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्या कर रहा है कि 1 मोल ऑफ सोडा इज डिसॉल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ 25 किलो जूल्स ऑफ हीट, dissolution of 1 mole of hydrated crystal in water resulted in absorption of this, the heat released due to the hydration। तो डेल्टा एच डिसोल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच डिसोल्यूशन जो गिवन है हमें, वो हमें दे रखा है कितना -25 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हीट रिलीज होगी डिसोल्यूशन में, ठीक। और डेल्टा एच हाइड्रेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो एंडोथर्मिक होता है, तो ये आएगा कितना +67 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो डेल्टा एच डिसोल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेटेड क्रिस्टल, ऐसा लिख लो, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। क्योंकि भाई पहले क्या हुआ होगा, पहले बना होगा क्या, पहले हाइड्रेटेड जैसे कॉपर था तो कॉपर से सल्फेट डॉट 5H2O बना होगा, और फिर उसके बाद कॉपर एक्वस बना होगा, तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल प्लस हाइड्रेशन कर दें, तो ये हो गया -25 इज इक्वल टू प्लस का 67 माइनस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक। ठीक, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल लिख दो यहाँ पे, हाइड्रेशन की जगह हाइड्रेटेड क्रिस्टल लिख दो, है ना, हाइड्रेटेड क्रिस्टल। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारे पास, वो माइनस का 92, सॉरी माइनस का 92 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, माइनस का 92 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर यार यहाँ पे माइनस कर देता है ना, तो ए कर देता है, ठीक, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं, क्या रहा था, वैल्यू ऑफ HOH डेल्टा HOH इज 109 किलो कैलोरीज पर मोल, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर विल बी। अब केवल इस वैल्यू से हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कह देंगे, डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड मोर डिसऑर्डर स्टेट, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही, तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ में रबड़ लंबी हो रही तो एंट्रोपी बढ़ रही, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में गैस में जा रही है CO2 तो बढ़ रही है, और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में बढ़ रही है, क्रिस्टलाइजेशन में तो क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन में एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस एट टेम्परेचर, ठीक है, द माउंटेन वेयर द प्रेशर इज 380 mm मर्क्यू व्हाट विल वाटर विल बॉयल एट। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन यूज करेंगे, जो क्या है, क्लॉसियस क्लैप्रियन क्या होती है भाई, log ऑफ P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक। तो log ऑफ ये आ गया 380/760, डेल्टा एच की वैल्यू में दे रखी है 4800 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, ये हो जाएगा 1 अपॉन
कितना 373 माइनस 1/T2। बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी और ऐसी गंदी कैलकुलेशंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जब इतनी पूरी गंदी कैलकुलेशन कर लोगे तो 81 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सही है, कर लोगे इतनी कैलकुलेशन, मैं मान लेता हूँ कर लोगे, है ना। ठीक, चलो अगला क्या करा, अगला करा द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 एंड C2H6 आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, द डेल्टा वैल्यू ऑफ H की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हमारे पास CH4 से ब्रेक हुआ, CH4 गैसेस ब्रेक होगा तो कैसे होगा, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए 400 है, तो हमें एस्टिम 400 किलो जूल्स पर मोल है। तो हमें इससे सिंबल ये पता लग गया कि 4 CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो 400 चाहिए। तो एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 100 किलो जूल पर मोल चाहिए। ठीक, अब क्या कह रहा है कि CH3 है, इससे तोड़ा तो 2 कार्बन बने और 6 हाइड्रोजन बन गए। बोलो, ये 670 है, तो ये 670 किसके बराबर आ जाएगा, 670 आ जाएगा कि 6 इंटू सिग्मा CH प्लस 1 इंटू CH, ठीक, 1 इंटू CC। ठीक, तो ये आ गया 670 इज इक्वल टू 600 प्लस CH, तो CC कितना आ गया, 70 किलो जूल पर मोल आ गया। तो इससे तुम्हें ये भी बात पता लग रही थोड़ी डेटा से क्या, कि CH और CC बॉन्ड में CH बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है चेंज इन एंट्रोपी फॉर द गिवन प्रोसेस व्हेन द स्टॉपर इज ओपन एज्यूमिंग द वॉल्स टू बी एडियाबैटिक। अगर ये एम्प्टी कंटेनर है तो इसमें फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा TF जो होगा वो डेल्टा TI के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तब तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा, वर्क डन हो नहीं रहा, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो हम डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला आते हैं, डेल्टा एस क्या होता है, NR ln V2/V1 प्लस NCV ln T2/T1, T2/T1 तो दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, ये नंबर 0 हो गया, तो हो गया किसके बराबर, NR ln V2, और V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.73 हो गई, क्योंकि स्टॉप को हटा दिया तो डिवाइडेड बाई V0 हो गई, तो ये आ गया R ln 2.73 के बराबर, तो आंसर B आ गया। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 2 moles ऑफ हीलियम गैस आर टेकन विद द प्रोसेस ABCD एज शोन बिलो इन द PT डायग्राम। ठीक है, कि अगर अज्यूम द गैस टू बी आइडियल आर कांस्टेंट द मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखो अभी थोड़ा बड़ा सवाल है इसमें, अगर इसे देखो तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, और ये आइसोबारिक है। तो WAB किसके बराबर होगा, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा V को हम लिख सकते हैं -NR डेल्टा T, इसे -NR डेल्टा T लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर सेम है, डेल्टा V को R डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 इंटू R इंटू डेल्टा T, कितना आ गया 200, तो ये -400 R आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क 1 का 3 आ गया, 1 के 3 के ऑप्शन मिला लो, 1 का 3 दो ऑप्शन में गिवन है, अगला देखना पड़ेगा। WBC देख लो, WBC कितना हो जाएगा, माइनस का 2.303 इंटू 2, R की वैल्यू हो जाएगी 2.3, NRT होता ना, R की वैल्यू आएगी 8.314 इंटू, ठीक, या RT ही रहने दें, इसे थोड़ा बुद्धि लगा लें कैसे, -2 इंटू RT लिख दें, RT लिख दें, और ये क्या हो जाएगा, ln कितना हो जाएगा, P1/P2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, P2/P1 कितना लिखना पड़ेगा, फाइनल कितना, फाइनल 2 है ना, तो इनिशियल अपॉन फाइनल 2/1 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 2.3, और ये कंप्रेशन हो रहा है तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, और
पीवी डायग्राम में हम एक्सपेंशन ही कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये आ गया कितना माइनस का 2.303 इंटू 2 आर की वैल्यू आर रहने दो, टी की वैल्यू कितनी हो गई 500, ये हो गया लॉन 2, तो ये हो गया कितना 1000 हो गया 1000 इंटू 2.303, तो ये हो गया 693 आर आ गया। तो इसका आंसर आ गया B2C के लिए 1 आ गया, तो इसका B2C के लिए 1 आ गया, तो आंसर हमारा 3 आ गया। बाकी दोनों के लिए अपने आप निकाल लोगे भाई, बोलो बाकी दोनों के लिए अपने आप निकाल लोगे। ये फिर से आइसोबारिक है, तो इसके लिए क्या रख देंगे 3, फिर से रिवर्स आ जाएगा इसके लिए, बोलो इसके लिए रिवर्स आ जाएगा, BC हो गया, तो DA निकाल लेना, DA से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। सवाल देखो, करने के लिए पूरी मेहनत करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती है, अगर तुम थोड़ा तमीज से सवाल लगाओगे तो आसानी से बन जाएगा। कह रहा इफ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C6H6 to C6H12 is this and the resonance energy of this is this, then the enthalpy of hydrogenation of this is, तो देखो क्या कह रहा है, बेंजीन से हमें 3H2 डाल के साइक्लोहेक्सेन बना दी, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -205 किलो जूल। ठीक, तो रेजोनेंस एनर्जी जो आ गई, रेजोनेंस एनर्जी जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है -152 किलो जूल पर मोल। तो HOH थ्योरेटिकल कितनी आ जाएगी, डेल्टा H एक्चुअल प्लस रेजोनेंस एनर्जी, तो कितनी आ गई माइनस का 205 माइनस, मतलब हमें 3 बॉन्ड के लिए निकल आएगी ना, तो ये 152 आ गई, तो ये आ गई 357 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब ये किसके लिए आई, ये 3 बॉन्ड के लिए आई, तो एक बॉन्ड के लिए हमें निकालनी है, इसके लिए हमें निकालनी है, तो एक बॉन्ड के लिए निकालनी है, तो एक बॉन्ड के लिए कितनी आ जाएगी -357 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि माइनस का 119 किलो जूल पर मोल आ जाएगी ये। ठीक है ना, माइनस का 119 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका डी आ गया। क्लियर, अगला क्या करा, अगला ये कह रहा है कि इसमें करेक्शन है यार, कि इसमें ये वाला ना, ये ऐसा बना दो एक जैसे बन जाएंगे नहीं तो। ठीक है, इसका एरो का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि पीवी कर्व से हमें वीटी कर्व बनाना है, पीवी कर्व से वीटी कर्व कैसे बनाएंगे, देखो जरा, यही बना देते हैं सीधे। ये वीटी बनाना, पहला कर्व काम है आइसो बारिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन पासिंग थ्रू ओरिजिन एक लाइन होगी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये ए बी हो गया। ठीक, अब कह रहा है बी से सी आइसोथर्मल है, बी से सी आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ये ऊपर गया, और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बी से सी ऊपर हो गया। फिर आइसोबारिक, फिर क्या है, फिर आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक में तो ये कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया डी, और फिर ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए ये फिर से सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, तो सीधी लाइन ऐसी बना देते हैं, और इसे हम लोग डॉट डॉट से मिला देते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, तो आंसर डी आ जाएगा। और इसीलिए मैंने इसे सही किया क्योंकि वो ए बी और डी दोनों सेम से लग रहे थे ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये स्टेटमेंट वाले सवाल है जो इस टाइम आए हैं पेपर में, है ना। कह रहा है कि चेंज इन द स्टेट फंक्शन बिटवीन द टू स्टेट्स इज इन डेफिनेट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एल्जेब्रिकली एडिड और सब्सट्रैक्टेड, ये भी सही बात है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिजल्ट इनटू पैरामीटर दैट डिपेंड्स अपॉन, नहीं वो तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है। मोलार हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन, ये सही बात है। तो क्या आ गया, आंसर आ गया टी टी ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है यूनिट ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम इज जूल केल्विन, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मोलर एंट्रोपी में पर मोल आना जरूरी है, ये गलत हो गया। मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस इज नेगेटिव, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि आइस की तो पॉजिटिव होगी। इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हीट इन्वॉल्व जीरो एंड देयरफॉर एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि एडियाबैटिक अगर रिवर्सिबल काम हुआ
तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी एक्सपेंशन होने पे, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन इज जीरो, सब्सटेंस इज जीरो। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या है? ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये ट्रू आ गया, तो ट्रिपल एफ टी आ गया ये। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, 3 मोल्स ऑफ H2 इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद 3 मोल्स ऑफ दिस टू फॉर्म HCl। डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन, डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एन जी किसके बराबर है? डेल्टा एन जी जीरो के बराबर है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 185 इंटू थ्री, 3 मोल्स के लिए आ जाएगा कितना? माइनस का 555 आ जाएगा। तो माइनस का 555 कोई आंसर में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला सवाल फिर से असर्शन रीजन पे आ गया। असर्शन रीजन में क्या कर रहा है कि H प्लस और इसके लिए एक्स एनर्जी निकल रही है, रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो गलत बात है। डेल्टा इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, नेवर कांस्टेंट नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ई आ गया, ठीक। अगला देखो, अगला कह रहा है कि नो हीट इंजन हैज एफिशिएंसी 100%। ये तो सही बात है। कह रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट विच इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला कह रहा है डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात सही बात है, ठीक है। डेल्टा एच जीरो होता, डेल्टा जी जीरो नहीं होता। द फ्री एनर्जी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में और मे नॉट बी टेकन एज जीरो। ये भी सही बात है, तो बी आंसर हो गया, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड एनर्जी इज जीरो। ये तो गलत बात है। स्टैंडर्ड एनर्जी नहीं जीरो होती है, फ्री गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होती है। डेल्टा जी जीरो होता है। क्या जीरो होता है? डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये बात सही है। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है देयर इज अ नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन द कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क। ये बिल्कुल सही बात है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल फॉर विच इन द सोल रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो तरीके से कहा गया, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। अगला कह रहा है कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट वेदर द प्रोसेस एक्सपेंशन में कैसा है, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल, दोनों ही बात सही है। ये तो ये ट्रू हो गया। कह रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सराउंडिंग डज नॉट exchange heat with the system and the process may be reversible or reversible but it always remains reversible for the surrounding। बिल्कुल ठीक बात है, सराउंडिंग के लिए हमेशा रिवर्सिबल ही रहती है, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आंसर आ जाएगा ए, ठीक। अगला क्या करा? अगला करा व्हेन अ गैस मूव फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ रिजिड सिस्टम वर्क डन इज जीरो। जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन जीरो ही आएगा, और वर्क डन इन द अबव प्रोसेस जीरो बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो असर्शन रीजन भी हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीरियर टाइप पे पहुंच गए हम लोग, और कह रहा है कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज 777.8 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस डिसोल्यूशन हमें गिवन है, और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl हमें निकालनी है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा एच डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच डिसोल्यूशन जो होगा वो डेल्टा एच लेटेस के बराबर होगा, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन के बराबर होगा। बोलो, ये आ जाएगा 777.8, ठीक। और माइनस में आ जाएगा 774.1। तो ये आ गया प्लस का 3.7 किलो जूल पर मोल, ठीक। ये 3.7 किलो जूल पर मोल आ गया। क्या? ये डेल्टा एच डिसोल्यूशन आ गया। अब डेल्टा एस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.0343 किलो जूल पर मोल, और हमसे डेल्टा जी पूछा गया। तो डेल्टा जी इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 3.7 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर कितना दिया? 298 इंटू 0.043। अच्छा, किलो जूल में दिया है तो वो भी लोड नहीं है।
तो ये आ गया 3.7 माइनस, ये आ जाएगा -12.814, तो इससे आंसर आ गया माइनस का 9.114 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आसानी से लगाने वाला सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें ऊपर वाली इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए थी, दैट्स इट, और हो जाता सवाल, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ऐसा है, जो आने वाला सवाल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन गिवन डेल्टा एच हमें दोनों गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, तो सीधे सीधे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लगा दो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, तो इसके लिए हो जाएगा -92.4 किलो जूल्स में, तो 10⁻³ करो इसे, किलो जूल्स में है तो 10⁻³ करो, और माइनस का 298, या इसे किलो जूल में ही रहने दो, और माइनस कर देते हैं कितना, 1 - 198 प्लस में हो जाएगा 0.3 इंटू 298 इंटू 10⁻³ कर दो, तो -92.4 प्लस का 59.09, तो ये आ जाएगा माइनस का 33.306 आ जाएगा। ठीक, सीधे सीधे बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक, अब नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी कह सकते हैं। कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁷ at 300 केल्विन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, आल्सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इफ डेल्टा एच इज दिस। तो डेल्टा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁷ दे रखी है, टेम्परेचर में दे रखा 300, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कि इसका माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, तो ये आएगा -2.303, आर की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू टी की वैल्यू हो गई 300 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक, इसे जब सबकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 38, मतलब मैं तो देख के लिख रहा हूँ 38480, क्योंकि कैलकुलेशन है यार, इसे लिखा जा सकता है, तो मैं मान लेता हूँ इतना तो तुम कर ही लोगे, है ना, ये किलो जूल्स में आ गई। ठीक, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे, और करना सीखना ही पड़ेगा, मैं कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सिखाने बैठा हूँ, है ना, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। देखो सच बोल देना ठीक रहता कि मैं देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पहले से करके रखनी पड़ती है, नहीं तो इस सेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा 300 का 2.303 में, है ना। तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी, तो ये हो गया 28.4 माइनस 38.48 डिवाइडेड बाय 300, तो आ गया 0.0336 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो ये एंट्रोपी निकल आई। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सी एच बॉन्ड इज दिस, द फॉलोइंग डेटा, सीसी बॉन्ड की हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब हमें सीसी बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, तो सीसी बॉन्ड एक में डबल बॉन्ड बन रहा है और एक में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, हम पहले सी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी निकाल रहे हैं ना, और दोनों की अच्छा निकालनी है, अरे वाह, दोनों की निकालनी तो आराम से निकाल लो। तो सी इक्वेशन को लिख लो, तो इसके लिए डेल्टा एच एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स एनर्जी फ्रॉम कन्वर्टिंग सी सॉलिड टू सी गैस प्लस 3 टाइम्स एच एच बॉन्ड की एनर्जी, ठीक, माइनस 6 टाइम्स सी एच बॉन्ड की एनर्जी माइनस 1 टाइम्स सी सी बॉन्ड की एनर्जी। ठीक, तो ये हमें दे रखी है 170 इंटू 170.9 इंटू 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है 20.3, इसकी होगी 104.2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 99 माइनस 1 इंटू सी सी बॉन्ड, निकल जाएगी। अब बोलो ये सी सिंगल बॉन्ड सी की निकल जाएगी ना यहाँ से, बोलो आसानी से। तो सी सिंगल बॉन्ड सी की यहाँ से एनर्जी निकालोगे तो 40.1 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, किलो जूल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख दो, पर मोल लिखने की जरूरत है, किलो कैलोरीज आ जाएगी, सॉरी कैलोरीज में ना, तो कैलोरीज में आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से डी को लिखोगे तो डी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स सिग्मा सी सी, मतलब इसे गैस में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 2 टाइम्स एच एच बॉन्ड की एनर्जी
2 टाइम्स एच एच बॉन्ड की एनर्जी, ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स एच एच बॉन्ड की एनर्जी माइनस 4 सी एच बॉन्ड की एनर्जी माइनस 1 सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी। तो ये भी वैल्यू सारी पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 2 इंटू ये थी 170.9, ठीक, प्लस 104.2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 99 माइनस डबल बॉन्ड सी। तो इससे यहाँ से सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 141.7 किलो कैलोरीज। ठीक, आसानी से निकल पाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, मेहनत करने की जरूरत थी, बस हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है assume delta H naught and delta S naught to be independent of temperature, at what temperature the reaction will become spontaneous। हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन पहले निकाल लो, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकाल लो, क्योंकि हमें डेल्टा जी को इक्वल टू जीरो करना है, तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन चाहिए होगी, तो डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 210.5 माइनस 191.4 माइनस 204.9। तो और इसके दो मोल बने, तो ये हो गया 421 माइनस 191.4 माइनस 204.9। तो इससे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24.7 किलो जूल्स पर मोल, सॉरी जूल्स पर मोल आ गई। ठीक, तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी तो जीरो हो गया, डेल्टा जी जीरो हो गया, तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू जो डेल्टा एच की वैल्यू जो आ जाएगी, डेल्टा जी को यही लिख लो यार, डेल्टा जी चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया, इसे जीरो पुट कर दो, तो डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई डेल्टा एच के बराबर आ गई। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इधर टेम्परेचर निकालना है, तो टी की वैल्यू आ गई डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो ये आ गया कितना, ये हमें दे रखा है 180.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 24.7। तो इससे आ जाएगा 7320 केल्विन के बराबर। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है द रिएक्शन ऑफ हीटेड ग्रेफाइट विद सुपर हीटेड स्टीम इज एंडोथर्मिक। ठीक है, the heat required for this reaction by burning the part of graphite is this: if 1.4 grams of graphite is required for the production of 1 mole of hydrocarbon, the delta H value, तो डेल्टा H वैल्यू कितनी आएगी, हमें दे रखा है C ग्रेफाइट से O2 बना के क्या बना दिया, CO2 बना दिया, और इसके लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस 393.7 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, तो और यहाँ पे दे रखा है C गैस से हमें क्या बनाना है, 3.14 graphite is required to for the production of 1 mole of hydrogen gas। ठीक है, तो ये लिखा C गैस प्लस H2O गैस गिव CO गैस प्लस H2 गैस। ठीक, अब कह रहा है कि 3.1 इसके एक मोल्स, मतलब इसका हमारे पास कितना है 3.14 मोल्स है, एक मोल से एक मोल निकल रही है, तो 0.34 से कितनी निकलेगी, 0.34 और ज़्यादा निकलेगी। तो इफ 1.34 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 500 डिग्री तो निकलनी, एक्स्ट्रा हीट कितनी आ जाएगी, देखो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है वो तो सही बात है, अब हमसे कह रहा है कि 1.4 मोल से 1 मोल बन पा रही है, थोड़ी कम बन पा रही है ना, तो हीट एक्स्ट्रा कितनी इवॉल्व होगी, माइनस 393.7 इंटू 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 0.34, बाकी तो इसमें चली जाएगी, तो ये आ जाएगी प्लस का माइनस का 1.133.85 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक, द रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोवाइडिंग द बर्निंग द पार्ट ऑफ ग्रेफाइट, इससे CO2 निकल रही है, तो इससे जो हीट निकल रही है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, यही कह रहा है ना, या इसमें यूज कर रहे हैं, तो एक मोल से 1 मोल बनाना है, तो इतने से कितनी बनेगी, एक्स्ट्रा हीट जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो इतनी होगी। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, नहीं है तो कमेंट करना, दोबारा से बता दूं। ये सिंपल ये कह रहा है कि जो CO2 बन रही है उससे जो हीट रिलीज हो रही है उससे हम ऊपर वाली रिएक्शन को हीट कर रहे हैं। ठीक है,
तो 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन बननी चाहिए थी, लेकिन इस बार 1.3 मोल से बन रही है। तो 1 मोल कार्बन को हीट करने से कितनी निकल रही थी? 393.7 निकल रही थी, लेकिन उससे हाइड्रोजन बन रही है 1 ही मोल, तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो कितनी आ जाएगी? 0.34 ही टाइम्स एक्स्ट्रा आ पाएगी। ठीक है। अगला करा, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें गिवन है वैल्यू, तो N2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2 हो जाएगा। तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड कितना आ जाएगा? डेल्टा एच कैलकुलेटेड आएगा डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस हाफ टाइम्स एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O माइनस एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड एन माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड O, क्योंकि हम N2O को इस तरह से बनाना जानते हैं। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 946 प्लस 1/2 इंटू 498 माइनस 418 माइनस 607, तो इससे 170 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ गई? तो रेजोनेंस एनर्जी जो आ गई वो आ गई 82 माइनस 170, यानी कि माइनस 88 किलो जूल पर मोल। एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल कर दी है ना। अगला क्या करा? अगला करा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm to 2 atm. What is the largest mass which can be lifted through the height of 1 meter for this expansion? ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? -2.303 RT NRT ln P1/P2 हो गया। तो -2.303, एन की वैल्यू हो गई 1, आर की वैल्यू हो गई 300, टी की आर की वैल्यू हो गई 8.314, और ये हो गया log 10/2। तो इससे आंसर जो आ गया वो आ गया माइनस का 4017.32 जूल्स एनर्जी आई। तो अब ये वर्क आया, वर्क को एनर्जी के बराबर कर दो, तो एनर्जी किसके बराबर जाएगी? mgh के बराबर। तो mg और h के बराबर, तो m की वैल्यू निकल आएगी 4017. ये तो फिजिक्स जैसा सवाल हो गया यार, है ना। ये तो फिजिक्स जैसा सवाल हो गया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसे हमने क्या किया? एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख दिया? mgh के बराबर लिख दिया। ठीक। अगला क्या करा? अगला कह रहा है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड 2 moles of an ideal monoatomic gas occupies a volume V. The gas expands reverse adiabatically from a volume to V. ठीक है। कैलकुलेट हमसे कह रहा है क्या कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ठीक है। तो T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 V2 टू द पावर गामा -1। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ जाएगी V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। तो ये हो गया 300 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो गया 2V अपॉन V अपॉन गामा की वैल्यू हो गई 5/3 -1। ठीक। तो 300 अपॉन T2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 की पावर 2/3। ठीक। 2 की पावर 2/3 आ गई। तो T2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 300 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3, यानी कि 189 केल्विन। 2 की पावर 2/3 ये 2.66 के लगभग हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो 189 आ गई। अब क्या कर रहा है? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया? एनसीवी डेल्टा टी के बराबर हो गया। तो ये हो गया 2 मोल्स है। सीवी की वैल्यू हो गई 3R/2, डेल्टा टी हो गया 189 माइनस 300, तो ये आ गया माइनस का 333 R के बराबर। ठीक। और वर्क डन कर रहा है, तो क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा सेम, यानी कि माइनस का 333 R। ठीक। अगला सवाल कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गया। कंसीडर अ ग्लास रूम दैट इज रफली 5 into 10 into 3 मीटर। ठीक है। इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। देयर आर 50 पीपल इन द क्लास, ईच लूजिंग एनर्जी टू द रूम एट एन एवरेज ऑफ 150 watts. Assuming that the walls, ceiling and the floor furniture are preferably insulated, do not absorb heat, how long the physical chemistry examination lasts if the professor has foolishly agreed to dismiss the class when the air temperature in the room reaches the body temperature? ठीक है। फॉर एयर सीपी की वैल्यू में दी है, लॉस ऑफ एयर
टू द आउटसाइड एज टेम्परेचर राइज में बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया, डायमेंशन हमें गिवन है कितनी, 5 × 3 × 10 यानी कि 150 मीटर क्यूब, यानी 150 × 10⁻³ लीटर। टेम्परेचर हमें दिया है 293, ठीक, और प्रेशर हमें दिया है 180 m। तो मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, PV/RT, तो जाएंगे 150 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.082 × 293। तो इससे आ गया क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो आ गए 6243। ठीक, अब एनर्जी, टोटल एनर्जी लॉस्ट कितनी आई, टोटल एनर्जी लॉस्ट कितनी आएगी, 50 × 150 यानी कि 750 वाट्स पर सेकंड। तो डेल्टा H इज इक्वल हो जाएगा NCP डेल्टा T के बराबर। ठीक, तो ये कितनी हो गई, 7500 × 60 × T इज इक्वल टू आ गया 6243। इसी की वैल्यू हो गई 7/2 × R × टेम्परेचर हो गया, बढ़ा के कर दिया 17। ठीक, तो टी की वैल्यू निकल आई, टी की वैल्यू निकल आई यहाँ से 13.72 मिनट्स। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसे पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो इसलिए अच्छा सवाल मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के भी सॉल्व विद मी सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर लिए यार। प्लीज़ यार, है ना, पढ़ते रहो ढंग से, कोई टेंशन मत लो, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ऑर्गेनिक उसमें डिटेल में करा रहा हूँ, मेंस में हम लोग अभी ऑर्गेनिक कर रहे हैं और एडवांस में अभी हम लोग सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो ये फटाफट कर लो, जिसे ज़रूरत हो बिल्कुल ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में कंटेंट नहीं आएगा, और वन शॉट सीरीज बोर्ड से पहले सारी हम लोग कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।